गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू दांतों की पंचायत बाय ब्रश किया के। मैं हूं डॉक्टर तनिष्क अग्रवाल एंड आज के हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट। ही इज ए स्पेशलिस्ट इन डेंटिस्ट्री जो कि प्रिसिशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके गए, जहां मिलीमीटर तक मैटर करता है। प्लीज वेलकम डॉक्टर अभिषेक पटेल। डॉक्टर पटेल एक कंजर्वेटिव डेंटिस्ट एंड माइक्रो एंडोडोंटिस्ट हैं जो स्पेशली कॉम्प्लेक्स आर्टसिटीज, रीट्रीटमेंट केसेस और माइक्रोस्कोपिक डेंटिस्ट्री में अपनी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज रखते हैं। He is, he is currently serving as assistant professor at Karnavati School of Dentistry, अहमदाबाद। साथ ही वो फाउंडर हैं ग्लॉस एंड फ्लॉस डेंटल हब के, जो कि अहमदाबाद में लोकेटेड है। इनका कोर फोकस माइक्रोस्कोपिक डेंटिस्ट्री को रबर डैम, आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स एंड एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट्स को एक नई हाइट्स देना है। नए मोस्ट चैलेंजिंग केसेस के अंदर भी इन्होंने सक्सेसफुली मैनेज किया है। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट टू दांतों की पंचायत। The stage is yours, sir. Good evening, sir, and welcome to दांतों की पंचायत बाय ब्रश किया गया। थैंक यू तनिष। थैंक यू सर, आप इस पॉडकास्ट पे आए एंड टाइम निकाल के, वो भी इतना लेट। सो तो सर, आज की जो हमारे पॉडकास्ट है, एज यू आर स्पेशलिस्ट इन माइक्रो एंडोडोंटिस्ट, यू आर माइक्रो एंडोडोंटिस्ट एंड एंडोडोंटिक्स की जो लाइन है उसमें इतना बारीक वैसे ही काम रहता है, उसमें भी और बारीक जाके काम करना, इट्स लाइक फैबुलस। तो आज का भी वही हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का। तो शुरू करते हैं सर। यस। तो सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, एंडो का अगर हम बात करें तो मोटा मोटी हम बात करते हैं आरसीटी की, ठीक है। सबसे पहली बात, आरसीटी होता क्या है? रूट कैनाल आरसीटी मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है, अगर एक फनी लैंग्वेज में बोलूं तो बोलते हैं दांतों की नसबंदी। तो बेसिकली क्या करते हैं कि रूट कैनाल में जो आपके दांत की नस है, जिसको अपनी लैंग्वेज में मतलब हमारी लैंग्वेज में पल्प भी बोलते हैं। तो जब कोई इन्फेक्शन है या डेंटल केरीज है जो दांत के पल्प तक पहुंच जाती है, तो योर पल्प गॉट इन्फेक्टेड विद द केरीज और द इन्फेक्शन, राइट। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट को पेन होना चालू होता है, लेटर ऑन स्टेजेस में पस वगैरह भी होता है। तो उसमें हम ये करते हैं कि पूरा जितना भी केरियस पोर्शन है टूथ का, उसको पहले रिमूव करते हैं ड्रिल से। फिर उसके बाद पल्प अंदर का निकाल के फिर अंदर उसकी प्रिपरेशन करते हैं, और उसके बाद गट्टा पर्चा करके जो बायोमाइमेटिक मटेरियल है थोड़ा सा, उसको अंदर फिल करके फिर दांत को पूरा रेस्टोर करते हैं। बेसिकली दांत को बचाने के लिए पूरी प्रोसीजर करते हैं अपन। ठीक है। तो सर, जैसे कि अपन देखते हैं, किसी कीड़ा लगा तो हाथों हाथ आरसीटी कराने की जरूरत पड़ती है, या फिर वो कुछ एक पीरियड ऑफ टाइम पे होता है ये प्रोसीजर? Of course, it comes after the period of time, because initially जब दांतों में कीड़ा लगता है जिसको केरीज भी बोलते हैं, तो अगर पेशेंट इनिशियली आके डॉक्टर के पास चेकअप करवाता है, एक्सरेज वगैरह करवाता है, तो इनिशियल स्टेजेस में रूट कैनाल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली वो इसको सिर्फ रेस्टोर करके या दांत के कलर का जो फिलिंग होता है उसको उसके ऊपर भर के अपन कर सकते हैं। लेकिन अपने इंडिया में जैसे ये ट्रेंड होता है कि जब तक पेन नहीं होता है कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता है। तो पेन तभी होता है जब वो आपका दांत का कीड़ा है वो पल्प तक पहुंच चुका है। ओके। तो उस केसेस में यस, डेफिनेटली वी हैव टू गो फॉर अ रूट कैनाल। ठीक है। तो अभी आपने बात की दांत के कीड़े की, तो अब ये कीड़ा लगता कैसे है ये भी बता दें सर। केरी सी अपने ओरल कैविटी में ना बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं। कुछ फ्रेंडली होते हैं, कुछ नॉन फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं। तो उसमें एक होता है एस म्यूटेंस करके, जो बेसिकली डेंटल केरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी अपन कुछ शुगर वाली चीजें खाते हैं या तो रात को खाना खाने के बाद अपन विदाउट ब्रशिंग सो जाते हैं, तो उसको क्या होता है कि उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि थोड़ा बहुत खाना अंदर फंसा हुआ है, थोड़े बहुत अंदर रहा हुआ है, प्लाक एक्यूमुलेशन है, तो उसको वो बेटर एनवायरनमेंट मिलता है ग्रो करने के लिए। ओके।
तो उस एनवायरमेंटल में वो ग्रो होता है, वो इनिशियली एक छोटे से पिन पॉइंट केरीज से चालू होता है, जो ज्यादा विजिबल भी नहीं होती है, और पेशेंट को तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है जब तक वो दांत उनका ज्यादा थोड़ा कैरियस नहीं होता है। ओके। तो ऐसे ही लगता है। तो शुगर की वजह से क्या होता है कि शुगर ऐसे लेमन टर्म में बोलो तो शुगर उसको पसंद है ओके। एस म्यूटेंट को ग्रो करने के लिए। हाँ, हाँ हाँ। तो ज्यादा शुगर वाला जो फूड वगैरह इंटेक रहता है तो उसमें हम्म। ये चांसेस ज्यादा रहते हैं कि केरीज होती है। ओके सर। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कीड़े को शुगर ज्यादा पसंद है। शुगर को जो एस म्यूटेंस बैक्टीरिया है, वही एक कीड़ा है एक टाइप से। वो ब्रेक करता है एसिड में, एंड देन एसिड जो है वो आपके दांत की 3 लेयर्स होती हैं, Clean gas होती एनामल, डेंटिन एंड पल्प। है। तो जब वो कीड़ा आपके शुगर को एसिड में ब्रेक करता है, तो वो एनामल और बाकी लेयर्स को हार्म करने लग जाता है, जिसके कारण यस। केरीज का फॉर्मेशन होता है। सर, हम हमारे चैनल पे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाते रहते हैं। तो सर, ओके। अगर मैं आगे बढ़ूं, एक प्रोसीजर जैसे आप कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स साथ में पढ़ाया जाता है, जब भी हमें पढ़ाया जाता है, इन दोनों यस। में अंतर क्या है, पहली बात? सी कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री मतलब वी हैव टू कंजर्व द टूथ स्ट्रक्चर एज मच एज पॉसिबल। हम्म। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि जब भी दांत में कोई केरीज या कोई भी चीज होती है जो हम्म। इनिशियल स्टेजेस में होती है, तो उसको अपन बचा सकते हैं, हम्म। दांत की वाइटलिटी को बचा सकते हैं। तो हम्म। बेसिकली कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री वहां पे परफॉर्म करती है जहां पे आपको टूथ की वाइटलिटी को प्रिजर्व करना है। ओके। टूथ की वाइटलिटी को प्रिजर्व करने के बाद उसके ऊपर रेस्टोरेशन करना है, क्राउन देना है, कुछ भी करना है, तो वो हम्म। कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री के अंडर में आता है। हम्म। लेकिन अगर पेशेंट लेटर ऑन स्टेजेस में आता है जहां पे पेशेंट को ऑलरेडी पेन है, उसका इन्फेक्शन जो है पल्प तक या नीचे पेरियापाइकल एरियाज तक पहुंच चुका है, हम्म। तो वो वहां पे फिर आता है एंडोडोंटिक्स का काम, कि जहां ओके। पे आपको रूट कैनाल करके वो टूथ को बचाना है। ठीक। दोनों डिपार्टमेंट मतलब एक ही डिपार्टमेंट है, दो अलग अलग फील्ड है, तो ओके। दोनों का काम मेजरली वही है कि दांत को बचाओ जैसे भी करके। ओके। तो कंजर्वेटिव का मतलब कि जितना ज्यादा आप बचा सको उतना ज्यादा अच्छा है। एंडो का यस। मतलब जहां अगर आपको कीड़ा अंदर पहुंच चुका है, उसको अपने को क्लीन करना है। इन लेमन टर्म्स में अगर बताऊं तो। यस। तो सर, अगर हम कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट पार्ट आता है आपके डिपार्टमेंट का, तो यस। उसमें बहुत सारे मटेरियल्स यूज करते हैं, बहुत सारे टाइप्स की कलर ऑफ फीलिंग्स यूज करते हैं। बहुत समय पहले एक चांदी के कलर की फीलिंग आती थी, या राइट? तो आज भी बहुत सारे गांव के लोग चांदी का दांत लगवाना, मतलब चांदी के कलर की फीलिंग लगवाना चाहते हैं। तो क्या वो सेफ है? चांदी वाली फिलिंग जो जिसको डेंटल अमालगम बोलते हैं, तो हम्म। बेसिकली अमालगम फिलिंग जो अभी काफी अ, मानो तो ऑब्सोलेट हो चुकी है, क्योंकि अब दांत के कलर के मटेरियल जो कॉम्पोजिट्स हो गए, हम्म। बायोमैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए, वो सब आ चुके हैं मार्केट हम्म। में। चांदी करवाना नहीं करवाना उसमें ऐसा था कि बेसिकली वो क्या था कि जब डेंटल अमालगम ओपन करते थे ना, तो हम्म। वो दांत के साथ बाइंड नहीं होता था, हम्म। दांत के किसी भी स्ट्रक्चर के साथ वो चिपकता नहीं था। हम्म। वो बस मैकेनिकल रिटेंशन के साथ अंदर रहता था, है हम्म। ना। उसके लिए अपन को पूरा बॉक्स प्रिपरेशन और वो सब करना पड़ता, कि अगर मानो कि छोटी सी भी कैविटी है तो उसको अपन उसका जो चांदी वहां पे रिटेंटिव रह पाए उसके अकॉर्डिंगली अपन को प्रिपरेशन करनी पड़ती थी, हम्म। तब जाके ऊपर रहती थी। बुक में अपन लोगों ने पढ़ा है कि अमालगम से अमालगम टॉक्सिसिटी वगैरह होता है, लेकिन हम्म। आज तक का रिकॉर्ड है कि अमालगम टॉक्सिसिटी का आज तक डेंटल फिलिंग की वजह से मैं बताऊं तो आज तक सिर्फ एक केस रिपोर्टेड हुआ है। ओके। ओनली वन केस, या तो अगर इतने सालों से चल रहा है लेकिन वो सेफ था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अनसेफ था इसलिए उसको डिस्कार्ड किया गया। हम्म। मिनामाटा कन्वेंशन में इन लोगों ने अमालगम को ऐसा बताया कि अमालगम की वजह से अमालगम टॉक्सिसिटी वगैरह होता है और वो सब होता है, तो उसकी वजह से उन लोगों ने उसको डिसकंटिन्यू किया। लेकिन मेजर रीजन वाज कि वो एस्थेटिक नहीं था। ओके। क्योंकि क्या है कि अगर आगे का दांत है, मानो कि आगे के दांत में थोड़ी सी हल्की सी सड़न है या कोई थोड़ा सा टूथ स्ट्रक्चर आपका फ्रैक्चर हुआ है, तो वहां पे हम्म। अपन चांदी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वो वहां पे मैकेनिकल रिटेंशन नहीं रहता था। हम्म। और अब विद द टाइम लोगों में भी थोड़ी अवेयरनेस आना चालू हुई कि नहीं, अब वो
चांदी नहीं लगाना है, हमें दांत के कलर का ही चाहिए। हाँ पहला लोग कैप भी चांदी की करवाते थे, हाँ। जैसे आपने देखा होगा, तो उसकी जगह जगह पे सिरकोनिया आ गया, हम्म बॉन्डेड रेस्टोरेशंस आ गए। तो बस हम्म। वो विद द टाइम एक इवोल्यूशन है इन द डेंटिस्ट्री। ओके, ठीक है सर। तो अब आपके सेकंड वर्ड पे बढ़ते हैं, एंडोडोंटिक्स। या तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रो एंडोडोंटिक्स होती क्या है? माइक्रो एंडोडोंटिक्स मतलब क्या है कि आप जो भी प्रोसीजर कर रहे हो, वो या तो हम्म। मैग्निफिकेशन के अंदर कर रहे हो, ओके। या तो वो मैग्निफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ लूप्स, डेंटल लूप्स जो हम्म होते हैं हम्म उसमें, या तो डेंटल माइक्रोस्कोप के अंदर कर रहे हो। हम्म तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि जब अपन नेकेड आई से कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम्म। अपनी आंख की भी एक लिमिट होती है देखने के लिए। हाँ। तो वो पर चीज को देखने के लिए अपन को उतना ज्यादा एरिया उसका ड्रिल करना पड़ता है, या तो हम्म ज्यादा डीप तक उसको ड्रिल करना पड़ता है। हम्म उसमें भी हम्म कई बार जब कैनाल फाइंडिंग्स की आती है, तो कहीं एक्स्ट्रा कैनाल्स जो होती है वो मिस हो जाती है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि डेंटल माइक्रोस्कोप का जब इन्वेंशन हुआ, तो उसमें आपको जो चीज आपको नॉर्मल नेकेड आईज में एकदम छोटी सी दिख रही है, वो आपको अप टू 25x जूम में दिख सकती है। ओके। तो हाँ, तो उसमें क्या है कि आप छोटे से छोटी प्रिपरेशन रख के अंदर से अच्छा क्लीनिंग, मतलब कुछ भी आप क्लीन कर रहे हो, आपकी जब इरिगेशन प्रोटोकॉल्स है, बीएमपी है, उसमें हम्म। आप लिटरली कैनाल के अंदर तक, एपेक्स तक आपको दिखता है पूरा कि कहीं पे कुछ टिश्यू रह गया है, नहीं रह गया है। तो ओके। वो बेटर क्लीनिंग की वजह से वो होता है। तो बेसिकली माइक्रो एंडोडोंटिक्स इज द वर्ड स्पेशली गिवन फॉर द एंडोडोंटिस्ट who are working under exclusively microscope or a loops. हम्म। ठीक है सर। तो एक नॉर्मल आरसीटी से एक माइक्रोस्कोपिक आरसीटी के अंदर कितना सक्सेस रेट आप क्योंकि मैं एज पर्सनल हैंड आरसीटीज एंड रोटरी आरसीटीज करता हूँ। तो Yes. अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ एंड अगर माइक्रोस्कोपिक आरसीटी कर रहा हूँ, तो कितने परसेंट चांसेस और इंक्रीज होते हैं सक्सेस रेट के? डॉक्यूमेंटेड आर्टिकल्स जो है ना, हम्म उसमें जो नेकेड आई से हुई हुई, जैसे नॉर्मल रूट कैनाल कोई अगर परफॉर्म कर रहा है, तो हम्म। उसका सक्सेस रेट है 79 to 80%, ओके। है ना। और विथ माइक्रोस्कोप उसका डॉक्यूमेंटेड सक्सेस रेट है 95 to 97%। ओके। सो यू कैन सी द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस 15% रेट। मैटर्स सर। यस। तो अब थोड़ा सा पेशेंट ओरिएंटेड जाते हैं। या पेशेंट आपके पास क्या प्रॉब्लम्स लेके आता है? सी ये वो भी, ये क्या है कि पेशेंट आजकल सिटीज में थोड़ा अवेयर हो गए हैं अपने हम्म दांतों की हेल्थ के लेके भी। हम्म तो जनरली जब पेशेंट आता है, वो ऐसा आता है कि सर दांत में पेन है, या तो खाना फंस रहा है, हम्म। या तो वहां पे च्यू करने पर पेन हो रहा है ना। हम्म वैसे भी एक क्लास है पूरा, वो जो आते हैं, जो हाईली एजुकेटेड है, जो अपने टूथ हेल्थ, ओरल हेल्थ की तरफ थोड़ा मोर इंक्लाइंड है, हम्म वो लोग आते हैं कि सर नॉर्मल चेकअप करवाना है, अब देख लीजिए, अगर कुछ इनिशियल कुछ स्टार्ट हो रहा है, तो उसको अपन यहीं पे ही कैच कर सकते हैं। हम्म और तीसरा एक क्लास जो होता है, जो उनके पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा है, कि पास्ट में एक बार बहुत ज्यादा रात को पेन हुआ था, पूरी रात सो नहीं पाया, हम्म। दूसरे दिन dentist की अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाई, ये सब होता है। तो वो एक पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद थोड़े अवेयर हो जाते हैं कि नहीं, पास्ट हाँ। एक्सपीरियंस अपना खराब हो रहा है, तो उसकी वजह से अब अच्छा है कि अपन रेगुलर चेकअप्स वगैरह करवाते रहे, हम्म और वो सब। लेकिन इंडिया में अगर देखने जाए, तो जब मेजरली पेशेंट की मानो कि 10 में से 7 पेशेंट तो आपके वहां ऐसे ही आएंगे कि पेन है सर, देख लो क्या हुआ है। ओके। तो मतलब मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं सर, जहाँ आपको पेन नहीं हो रहा होगा, मतलब दांत में कोई कीड़ा भी नहीं लगा होगा या दिख नहीं रहा होगा, बट कहीं ना कहीं हम्म। जो आपका इन्फेक्शन है वो आपके पल्प तक पहुंच चुका है, कहीं ना कहीं जाके वो इन्फेक्शन अंदर जा चुका है। तो उसमें आरसीटी करनी होती है। अब बहुत सारे क्लिनिशियंस while doing the RCTs, कहीं ना कहीं उनसे इंस्ट्रूमेंट छूट जाते हैं while doing the यस। RCT। तो वो क्या चीज होती है, क्या वो हार्मफुल है? सी, अगर मैं कोहेन सर के साथ में भी थोड़ा ट्रेन हुआ हूँ, हम्म। जो एंडोडोंटिक्स के भगवान माने जाते हैं। हाँ।
तो कोहेन भी ऐसा बोलते हैं कि अगर एज एन एंडोडोंटिस्ट और एज एन रूट कैनाल स्पेशलिस्ट अगर आपने फाइल अंदर नहीं तोड़ी है तो आपने रूट कैनाल नहीं की। ओके। मतलब वो किसी से भी हो सकता है, वो मैकेनिकल फेलियर है अच्छा। बेसिकली, है ना। हाँ। एकदम छोटी सी निडल रहती है फाइल जिसको बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, है ना। हाँ हाँ। वो अपने हाथ में भी नहीं है कि वो टूट सकती है अंदर कभी भी। ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि वो टूटना इज नॉट अ क्राइम। हम्म। कि अगर हाँ, अगर आप रूट कैनाल कर रहे हो और अगर आपसे फाइल सेपरेट अंदर होती है कि फाइल अंदर छूट जाती है, हम्म। पोर्शन ऑफ फाइल, तो दैट इज नॉट अ क्राइम। हम्म। बट टू लेफ्ट इज विदाउट ट्रीटमेंट, दैट्स अ क्राइम। ओके। उसको अपन निकाल सकते हैं, हम्म। उसको बाईपास करके बाकी की ट्रीटमेंट भी आगे कर सकते हैं, ओके। कर सकते हैं। उसका एक प्रिंसिपल है। जब मैंने ये फाइल निकालना सीखा था तो मैंने डॉक्टर जाहिर अल्ताकी और डॉक्टर पारस कोठारी ओके। दोनों के अंडर में मैं ट्रेन हुआ था। तो हम्म। उनका एक प्रिंसिपल उन्होंने दिया हुआ है कि SLL प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, ओके। साइज, लेंथ एंड लोकेशन। तो साइज कितनी है आपकी हम्म। फाइल की, कौन से नंबर की फाइल है, ये हम्म। सब। रोटरी फाइल है, हैंड फाइल है। हम्म। फिर आता है लोकेशन। ओके। लोकेशन क्या है, अपर वन थर्ड में है, मिडल वन थर्ड ऑफ द रूट में है, या अपाइकल वन थर्ड में है। ओके। दूसरा आता है लेंथ, हम्म। कितनी लेंथ की फाइल है। अगर ओके। ज्यादा लेंथ की फाइल है तो उसको बाईपास करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ओके। जब अपन बाईपास करते हैं तो वो हम्म। फाइल को बाईपास करके दूसरी फाइल अंदर इंसर्ट करते हैं, तो ज्यादा कांटेक्ट पॉइंट्स वो बढ़ते हैं, तो हाँ। दूसरी फाइल भी ब्रेकेज होने के चांसेस बढ़ हाँ। जाते हैं। वो सब काफी लंबा पूरा प्रोसीजर है उसका। ओके सर। ठीक है। तो दांत के बहुत सारे कैनाल्स रहते हैं। ये थोड़ा सा डेंटिस्ट ओरिएंटेड में बना रहा हूँ अब। दांत के यस। बहुत सारे कैनाल्स रहते हैं। हिडन कैनाल्स को कैसे पहचान सकते हैं अपन? हिडन कैनाल्स में देखो क्या है कि जब भी अपन सबने पढ़ा है कि एक नॉर्मल मैप होता है, हम्म। डेंटाइनल मैप जिसको बोलते हैं। जब भी अपन रूट कैनाल स्टार्ट करते हैं हम्म। तो जब पल्प चैम्बर ओपन करते हैं एक नॉर्मल डेंटाइनल मैप बना हुआ होता हम्म। है ना। जैसे अगर लोअर मोलर की बात करूं मैं, लोअर फर्स्ट मोलर, हम्म। कि जिसमें ज्यादातर केसेस में 4 कैनाल्स होती हम्म। है ना। वो दो मिजेल होती है, दो डिस्टल होती है, हाँ। एक दूसरे के सामने होती है। हाँ। वो डेंटल मैप में अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ थोड़ा मानो कि सेंटर से थोड़ा साइड में है कैनाल, ओके। या ऐसा है, तो उसको अपन विजुअली अपन देख के थोड़ा उसको अल्ट्रासोनिक से अपन स्कैन करके उसको ढूंढ सकते हैं। हम्म। सबसे सक्सेसफुल वे ये है कि अपन पहले ही सीबीसीटी के लिए जाए, ओके। है ना। सीबीसीटी में क्या है कि आपको टूथ का 3D आपको इमेज मिलती है, एक्सरे इमेज हम्म। मिलती है। तो उसमें अगर कोई माइन्यूट कैनाल्स है, जो एक्स्ट्रा कैनाल्स है, वो भी आपको दिख जाती है। हम्म। तो आपको पहले से ही वो आइडिया रहता है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा कैनाल है और उसको मुझे फाइंड करना है, उसको हम्म। क्लीन करना है, उसको ऑब्चुरेट भी करना है। ओके। क्योंकि ज्यादातर केसेस में जब एक्स्ट्रा कैनाल्स होती है और वो फाइंड नहीं की जाती, तो लेटर ऑन स्टेजेस में इट कैन कॉज अ फेलियर ऑफ योर रूट कैनाल आल्सो। ओके। ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं प्रिवेंशन की ओर बढ़ता हूँ। केरीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे एक तो फर्स्ट अपन जो सबको बोलते हैं कि ट्वाइस ब्रश करो, हाँ। है ना। ब्रशिंग मेथड्स जो है उसको थोड़ा इम्प्रूव करो, ओके। कि अपने डेंटिस्ट के को पूछिए आप कि कैसे ब्रश करना चाहिए। हम्म। क्योंकि अलग अलग, जैसे कोई किसी ने ऑर्थो ट्रीटमेंट करवा रखी है, ब्रेसिस लगे हुए हैं, तो हम्म। उसके लिए ब्रशिंग मेथड्स अलग रहेगी। और आप ज्यादातर देखोगे कि ऑर्थो ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को केरीज वगैरह का रहता है ज्यादा। हम्म। तो क्योंकि ब्रेसिस लगे हुए होते हैं तो उसमें खाना फंसता है, अच्छे से क्लीन नहीं होता हम्म। है ना। दूसरा ये है कि केरीज प्रिवेंशन में क्या है कि रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर क्लीनिंग करवाओ। हम्म। अगर आपके टेढ़े मेढ़े दांत है जिसको क्राउडिंग भी बोलते हैं, हम्म। तो क्राउडिंग ऑर्थो ट्रीटमेंट से सही करवाओ, क्योंकि क्राउडिंग वाले जो पर्सनल्स होते हैं हम्म। उनमें केरीज होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है, रेदर देन जिनका थोड़ा कम क्राउडिंग है या नॉर्मल अलाइन टीथ है। हाँ हाँ। ठीक है।
एक छोटा सा क्वेश्चन, आजकल सिंगल सिटिंग आरसीटी और मिनिमल इन्वेजिव डेंटिस्ट्री, ये दो टर्म्स ऐसे इंस्टाग्राम पे जैसे वायरल बैठी हुई है, या फिर आप कह सकते हो आम पब्लिक के अंदर ऐसी वायरल हो रही है, तो क्या ये सच में फिजिबल है सिंगल सिटिंग आरसीटी होना? सिंगल सिटिंग आरसीटी कर सकते हैं, इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। हाँ लेकिन उसके भी क्राइटेरियाज है हाँ। कि अगर पेशेंट आपके पास आया है स्वेलिंग लेके, हम्म या उसको पेरियोपाइकल इन्फेक्शन है, हम्म लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक इन्फेक्शन है, तो हम्म ऐसे केसेस में मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ सिंगल सिटिंग रूट कैनाल। ओके। क्योंकि अगर पेशेंट को स्वेलिंग है, दैट मीन्स कि उसको नीचे पस फॉर्मेशन है, या तो ग्रेन्युलोमा है या सिस्ट है ना? तो ऐसे केसेस में आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्रेसिंग एटलीस्ट फॉर अ वीक और 14 डेज देना ही पड़ता है, जब तक उसके जो सिम्टम्स है वो रिलीव ना हो जाए। नहीं जाते पूरी तरह से, है ना? हम्म तो तब तक मैं रूट कैनाल खत्म नहीं करता हूँ। दूसरा हो गया मिनिमल इन्वेजिव डेंटिस्ट्री। तो मिनिमल इन्वेजिव डेंटिस्ट्री आपने कई बार फेसबुक पे देखा होगा कि लोग ट्रस्ट एक्सेस करते हैं, हम्म निंजा एक्सेस से करते हैं। ये सब चीजें मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि फेसबुक डेंटिस्ट्री के लिए सही है, सोशल मीडिया डेंटिस्ट्री परफॉर्म करते हैं उसके लिए सही है। लेकिन अगर आपको अच्छे से आपकी पल्प चेम्बर और कैनाल क्लीन करनी है, हाँ तो आपको जो नॉर्मल आपका जो टूथ प्रिपरेशन नहीं, आपका जो नॉर्मल कैविटी प्रिपरेशन है हाँ वो करना पड़ेगा। हाँ। सारी कैनाल आपको स्ट्रेट लाइन एक्सेस में दिखे, ऐसे आपको करना पड़ता है। करना एक छोटा सा, अब सीरीज के हम एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है? यस। एंड मैं आपसे क्वेश्चन, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, आपने एंडो एज अ क्या फील्ड क्यों चुना इन योर एमडीएस? अगर मैं बताऊं तो मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एंडो वाज नेवर माय प्रेफरेंस। ओके। तो हाँ, आई एम कंप्लीटली इनटू एंडो राइट नाउ। हाँ एंडो इज माय फर्स्ट लव, देन हाँ। माय वाइफ। तो मैं पहले, मेरे को सर्जरी का बहुत शौक था। जब मैं बीडीएस में था ना, इंटर्नशिप में था मेरा, पहले दिन से जब मैं बीडीएस फर्स्ट ईयर में एंटर हुआ था, मेरा क्लियर विजन था कि मैं मास्टर्स करूंगा तो ओरल सर्जरी में ही करूंगा हम्म और को सर्जन बनूंगा, और ये सब ऐसा था थोड़ा। हम्म लेकिन फिर जैसे जैसे थोड़ी मैच्योरिटी आती गई, मैंने देखा कि क्लिनिकल केसेस में क्या सबसे ज्यादा पेशेंट आपको एनकाउंटर करने हैं, हम्म वो सब देखा, वो सब किया। जबकि तब तक भी, ये समझ आने के बाद भी, मुझे रूट कैनाल का आर भी नहीं आता था। ओके। मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि रूट कैनाल क्या है। मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि अगर 15 नंबर की फाइल से भी रूट कैनाल के अंदर जाती और क्लीन करती है, तो 20 नंबर की क्यों डालनी? हाँ 15 नंबर की फाइल से क्लीन करके आपको कर दो। मेरे को हाँ। ये कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था। जबकि मेरे जो दो रूममेट थे वो खुद एंडोडोंटिस्ट थे। ओके। उन्होंने मेरे को समझाया कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। मेरे को नहीं समझ में आता था। फिर मैंने एकदम से एक बार हुआ कि नहीं, अगर दांत को बचाना है, वो अपना सबसे पहला एम होना चाहिए। हम्म तो टूथ प्रिजर्वेशन के लिए एंडोडोंटिक्स इज अ की, कि आपको हम्म एंडोडोंटिक्स करना है। फिर वो धीरे धीरे पैशन बढ़ा, जैसे जैसे थोड़ा इन्वॉल्व होता गया एंडोडोंटिक्स में, हम्म और फिर बढ़ा। फिर मेरे एक मेंटर थे, उन्होंने मेरे को सिखाया था हम्म एक लाइन, जो मैं हमेशा ही, ऐसी कोई भी इवेंट होती है ना, तब मैं बोलता हूँ ये लाइन, हमेशा बोलता हूँ कि हम्म। अगर एंडोडोंटिस्ट ने बोल दिया ना कि ये दांत बचेगा, तो दुनिया की कोई ताकत उसको निकाल नहीं सकती है। और ओके। अगर एंडोडोंटिस्ट ने बोल दिया कि ये दांत नहीं बचेगा, तो दुनिया की कोई ताकत उसको, दांत को बचा भी नहीं बचा नहीं सकती सकती। है। यस। राइट। तो सर, बहुत अच्छा सेशन था आपके साथ। उससे पहले एक छोटा सा आपके लिए गिफ्ट, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड। श्योर। आरसीटी का सबसे बड़ा मिथ? रूट कैनाल के बाद दांत फ्रैक्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और हाँ। जनरली पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि रूट कैनाल करवा ली, उसके बाद मेरी आंखों की नसें खराब हो गई, दांतों की नसें बाकी की खराब हो गई। ये सब मिथ एक है, कुछ नहीं। छोटा सा इसमें क्वेश्चन आता है मेरा, सॉरी रैपिड फायर के बीच में पूछ रहा हूँ, बट हाँ, क्या आरसीटी के बाद क्राउन करना जरूरी है टूथ को? See, after root canal treatment, over the period of 5 to 10 years, your tooth
will lose the water content up to the 5%, है ना? और क्राउन करना नहीं करना वो जजमेंट आपको आपका टूथ स्ट्रक्चर रूट कैनाल के बाद कितना बचा है उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है। ओके। कि अगर आपका हाँ 1 वॉल या 2 वॉल मिसिंग है तो आपको डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर अ क्राउन, क्योंकि वो दांत को आपको फ्रैक्चर होने से भी बचाना है ना? अब ऐसा है कि जैसे बॉन्डेड बॉन्डेड रेस्टोरेशंस और वगैरह वो आ गए कि आपकी अगर सिंगल वॉल मिसिंग है तो आप थोड़ा सा एक लेयर आपका रेस्टोरेटिव कंपोजिट या कुछ भी डाल दो, ओवर बॉन्डेड। आपको पूरा क्राउन प्रिपरेशन करके उसको ऊपर पूरा क्राउन देने की जरूरत नहीं है। जितनी कैविटी है उतना ही अपना बॉन्डेड रेस्टोरेशन मिल करवाओ, स्कैन लेके उतना ही फिल करो। तो that also comes under a minimal invasive dentistry. हाँ, ठीक है। वन मिस्टेक जो पेशेंट को कभी नहीं करनी चाहिए आफ्टर गेटिंग आरसीटी डन। पहले तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना कि अब रूट कैनाल हो गए, मेरे दांत को कुछ नहीं हो सकता। ओके। बाकी तो सब रूटीन जो उनका खाना पीना वगैरह है वो सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मैं आपको बात करूं एज अ क्लिनिशियन टू क्लिनिशियन, इम्प्लांट या फिर दांत बचाना? 110% I'll go for a saving of tooth. ओके। अगर मेरे पेशेंट के दांत 1% भी पॉसिबिलिटी है कि वो बच सकते हैं, then I'll go for that. ओके। वन लाइन एडवाइस फॉर हेल्दी टीथ? Twice a brush daily. Try to have less sugar in your food intake, and periodic checkups with your dentist is mandatory. Okay, sir. That's my slogan for a healthy teeth. Okay. So thank you आप इस पॉडकास्ट पे आए। एंड बाय द वे व्यूअर्स को बता दूं, सर बहुत ही अमेजिंग वर्क कर रहे हैं। सर बहुत ही प्यारे डेंटिस्ट हैं। जाओ जहाँ पे भी आपको अगर लग रहा हो कि आपके दांत में पेन दे रहा है, सर को जरूर रिकमेंड मैं कर रहा हूँ पर्सनली। आप जाइए ना, आप खुद को ट्रीट करवाइए, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Myself, Dr. Tanishq Agrawal, and you're watching Dato Ki Panchayat by Brush Kiya Again. Thank you, doctor. Thank you. It was a great session with you. Thank you, sir.